हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक होगा pseudocoelomata. We have already discussed platyhelminths which belong to acoelomata. Exactly, this term pseudocoelomata is on the basis of presence of a false body cavity in the body. So only one phylum is there which is belonging to this, that is phylum Nemathelminths. This phylum is also known as Aschelminths and Nematoda. So number of स्पीशीज़ की बात की जाए तो ऑलमोस्ट हम यही कह सकते हैं कि लगभग 10,000 स्पीशीज़ इसको बिलोंग करेंगे। और जो फाइलम का नेम है, लाइक जैसे प्लेटीहेल्मिंथ का केस था, तो जीजेन बॉर जो हैं उन्होंने ही ये नाम भी सजेस्ट किया। और हम एक चीज़ देख लें कि फाइलम प्लेटीहेल्मिंथ और फाइलम नेमेटहेल्मिंथ दोनों का जो डेवलपमेंट है, जो दोनों की जो इकट्ठा जो इनकी स्टडी है, तो वी टेक इट इन द हेल्मिंथोलॉजी। ठीक है, दोनों का इकट्ठा स्टडी होगा हेल्मिंथोलॉजी। और बड़ी फेमस जो है कैटेगरी है पैरासिटोलॉजी में, हम इनको स्टडी करते हैं और डिजीज़ कॉजिंग केसेस के तौर पे भी इनका नाम काफ़ी जो है नोटोरियस है। तो ये ऐसे केसेस आपको मिलेंगे कि जहाँ जैसे ट्रॉपिकल जो पॉपुलेशन है उसमें कुछ मेंबर ऐसे हैं, जैसे एस्केरिस का केस है। एस्केरिस हमारा टाइप स्टडी है जो हम इस फाइलम को समझने के लिए करते हैं। तो ये मेंबर्स मोस्ट ऑफ पॉपुलेशन के अंदर जो है वो ट्रॉपिकल पॉपुलेशन के अंदर तो ख़ास तौर से ये मिलते ही हैं। मतलब मोर देन ये कहोगे कि 70% से ज़्यादा लोगों के अंदर इसकी इन्फेक्शन, इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन जो है वो मिलती है। और आप इस बात से समझ सकते हैं कि हमारे स्कूल्स के अंदर जो है स्पेशली इस पैरासाइट से इरेडिकेशन के लिए डीवार्मिंग डे जो है वो ऑब्ज़र्व करते हैं। एल्बेंडाजोल नाम की जो मेडिसिन है वो कम्युनिटी के तौर पे स्कूल के अंदर जो है वो मास लेवल पे जो है मेडिसिन दी जाती है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंस है। और दूसरी बात ये कि ये जो फाइलम है ये डिज़ीज़ कॉजिंग है, तो +2 वाले सेक्शन में कॉमन ह्यूमन डिजीज़ में भी इसका जो है वो डिस्कशन आता है। तो इसलिए वो सारी डिटेल डेफिनेटली हम लोग जो है जब डाइवर्सिटी पढ़ रहे हैं तो टॉपिक्स की जो जितने भी राउंड अबाउट्स हैं, जितनी सारी चीज़ें आसपास उसके मौजूद हैं, वो सभी हम लोग साथ में डिस्कस कर रहे हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो मेंबर्स हैं इनकी जो बॉडी कैविटी है उसको थोड़ा मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करा दूँ आपको। वैसे पहले बताया हुआ एक बार, तो इसमें क्या है कि ना बाहर जो है दिस इज़ द एक्टोडर्म कहते हैं डेवलपमेंट, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में। और सेंटर में ये जो है ये गट, यानी कि इट विल रिप्रेजेंट एंडोडर्म एंड दिस इज़ द बॉडी वॉल। ये एक्टोडर्म को यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगा। एंड हियर यू कैन सी द सम स्पेसेस आर लेफ्ट आउट। और बीच में एक जो टिश्यू यहाँ देख रहे हो भरा हुआ, तो एक कॉमन बात थी कि प्लेटीहेल्मिंथ में भी ऐसे ही टिश्यू था और वो पैरेन्काइमा था। ठीक है, वो पैरेन्काइमा टिश्यू था, यहाँ भी ये पैरेन्काइमा टिश्यू है। ये मीजोडर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। ट्रिपल प्लास्टिक केसेस हैं। और ये जो खाली जगह है दिस इज स्यूडोसीलोम एंड इट इज फिल्ड विथ स्यूडोसीलोमिक फ्लूइड। तो ये जो बॉडी है, मैंने पूरा बॉडी को इसको कट किया और कट करने के बाद यहाँ पे देख रहा हूँ कि ये इस तरह से स्यूडोसीलोम है। एग्जैक्टली द सीलोम इज नॉट फॉर्म्ड बाय द लाइनिंग ऑफ मीजोडर्म प्रॉपरली, तो इट इज द जस्ट लेफ्ट आउट स्पेस इन बिटवीन। तो जैसे कैविटीज छूट गई हों और उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ है। तो दिस लिक्विड सीलोमिक फ्लूइड जो होता है, इट इज ऑल्सो एक्टिंग लाइक द हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। तो असल क्या होगा कि इसकी बॉडी में दिस विल हेल्प एज हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन एज वेल एज जो इसकी मस्कुलेचर है, क्योंकि आप पढ़ोगे कि जो इसकी वॉल है, बॉडी वॉल है, उसमें लॉन्गिट्यूडनल मसल्स हैं। तो वो लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और ये फ्लूइड मिलकर के बॉडी को स्ट्रेंथन करेगा, जो एक शेप देगा
और कोई बोन वगैरह नहीं है, तो यहाँ पे स्केलेटन हाइड्रोस्टैटिक जो है वो ऑब्जर्व किया जाएगा इसी की वजह से। और स्यूडोसिलोमिक कंडीशन को आप समझ चुके हो कि भाई इस तरीके से यहाँ बीच में ये पैरेन्काइमा टिश्यू होता है, ये सारे में बीच में यहाँ पे गट होती है, और जो स्पेस है, ये जो खाली जगह दिख गई है, दिस स्पेस इज कॉल्ड एज स्यूडोसिलोम। एग्जैक्टली इनका जो की फीचर है, राउंड वर्म्स हम इनको कॉमनली कह देते हैं, और इनका की फीचर ये है कि ये बॉडी, जैसे ये पेन आप देख रहे हैं, तो पेन आगे से नुकीला है, पॉइंटेड है, इसी तरीके से ये जो एनिमल्स हैं बॉडी के दोनों एंड के ऊपर पॉइंटेड होते हैं, और बॉडी इनकी कैसी होती है, बॉडी इनकी होती है सर्कुलर, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल बॉडी है, ठीक है। तो सिलेंड्रिकल बॉडी से इनको बोल देते हैं भी राउंड वर्म्स हैं ये, है ना। अब ऐसे राउंड तो होते हैं, आगे आप निमेटोड पढ़ोगे वो भी होते हैं, बट निमेटोड की बॉडी में रिंग्स होंगी बॉडी के ऊपर, और इट इज़ नॉट, ये जैसे यूनिफॉर्म स्मूथ नहीं होगा, तो उनका सिस्टम अलग है, उनके मेटामेरिक सेगमेंटेशन है। हियर नो मेटामेरिक सेगमेंटेशन एंड एज वेल एज देयर इज नो ट्रू बॉडी कैविटी। तो अभी पॉइंटेड एंड्स हैं ये, और राउंड वर्म्स हैं, तो दे आर राउंड वर्म्स विद पॉइंटेड एंड, या टेपरिंग एंड भी कहा जाता है, टेपर है यहाँ पे, ठीक है, ये टेपर आपको दिख रहा है, तो टेपरिंग एंड है। तो इस तरह से ये इनका की फीचर हुआ, नंबर स्पीशीज पता लगा। एक खास बात कि पहली बार आप देख रहे हो कि किसी भी इस एनिमल किंगडम के अंदर कि सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म आपको दिख रहा है, यानी कि केसेस जो है वो यूनिसेक्सुअल है। कैसे हैं? यूनिसेक्सुअल है, यानी कि मेल फीमेल अलग अलग दिख रहा है, डायोशियस कंडीशन आपको दिख जाएगी, ठीक है। तो मेल फीमेल अलग अलग है। और दूसरी बात कि जो फीमेल है वो मेल से लार्जर होगा, क्योंकि एग्स वगैरह उसको बॉडी में होल्ड करना होता है, तो इसलिए वो लार्जर होते हैं, ठीक। तो यहाँ पे एक चीज़ और डिस्कशन के दौरान आता है मेल फीमेल में सेक्स ऑर्गन्स को लेकर के, कि मोनोडेल्फिक है या डाइडेल्फिक है ना। तो याद रखिएगा रिप्रोडक्शन में हम मतलब इस तरह की टर्म जब भी कहीं यूज करें एनिमल किंगडम में, मोनोडेल्फिक एंड डाइडेल्फिक, तो ये दो टर्म कहीं पे नोट कर लीजिएगा। मैंने आपसे पहले भी कहा है कि बुक अपना जो एनसीईआरटी है उसको साथ रख के पढ़ सकते हैं। तो जब मैं ऐसी कोई टर्म्स वगैरह आपको बताता हूँ तो क्या करना है कि उसको आप एनसीईआरटी में ही साथ में कहीं पे मार्क कर लीजिए। तो मोनोडेल्फिक का मतलब क्या होता है? मोनोडेल्फिक का मतलब हुआ करता है कि अगर देयर इज ओनली वन गॉनेट, बॉडी में एक गॉनेट हो तो हम उसको कहते हैं मोनोडेल्फिक, एंड हैविंग टू गॉनेट्स तो कंडीशन इज कॉल्ड एज डाइडेल्फिक। तो यहाँ निमेटोड्स पढ़ते वक्त ये कहाँ पे ऐसी चीज काम आ जाएगी? तो जो एस्केरिस होता है ना, एस्केरिस लम्ब्रिकॉइडिस जिसको हम लोग बोलते हैं, कॉमन इन्फेक्शन इसका होता है। तो एस्केरिस जो मेल है, मेल एस्केरिस मोनोडेल्फिक है, ठीक है, उसको सिंगल टेस्टीज जो है वो होगा, ठीक है। और जो फीमेल है, फीमेल जो है वो डाइडेल्फिक होगी, उसमें 2 ओवरीज प्रेजेंट होंगी। तो बात याद रखना है, मेल एस्केरिस मोनोडेल्फिक और फीमेल जो है दैट इज डाइडेल्फिक। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट। ज्यादातर केसेस फ्री लिविंग हैं जो कि मॉइस्ट डैम्प सॉइल के अंदर मिलते हैं, ड्राई कंडीशंस में नहीं मिलेंगे। और जो ह्यूमिड सॉइल होती है, ह्यूमस कंटेनिंग ह्यूमिड सॉइल होगा, उसमें क्या है कि जो ह्यूमस होता है उसको ये एब्जॉर्ब करते हैं, उसको ये खाते हैं अपने माउथ के थ्रू, और सेमी डाइजेस्टेड टाइप ऑफ फूड यू कैन से कि वो बॉडी में एब्जॉर्ब करते हैं। तो जो ह्यूमस का सैप है बेसिकली उसको ये कंज्यूम कर रहे होंगे, ज़्यादातर इस तरह की कंडीशन है। फ्यू पैरासाइट, कुछ एनिमल पैरासाइट है, करीब मान सकते हो 150 स्पीशीज़ जो है वो पैरासिटाइज करते हैं इधर। और जो प्लांट स्पीशीज़ हैं, प्लांट पैरासाइट्स हैं, वो प्लांट के रूट वगैरह पे ये इन्फेक्शन कॉज करते हैं। तो बाकी क्या है कि सर्वाइवरशिप बड़ा कम है इनका। कोई पूछे कि जो स्यूडोसिलोमेट्स हैं, एस्केरिस जैसे केसेस हैं, उनमें सर्वाइवरशिप कैसी है, तो आप कहेंगे कि इट इज़ वेरी पुअर। सर्वाइवरशिप जो है वेरी पुअर है, और इसीलिए लार्ज नंबर ऑफ एग्स ले करते हैं। अब देखिए जो एस्केरिस है वो फीमेल एग जो है एक दिन में 20,000 से 2 लाख यानी 20,000 to 2 लाख एग्स जो है वो पर डे रिलीज कर रहा है जो फीमेल है।
तो इतने सारे एग्स ले कर रहा है, और वो अंडे जो हैं इसलिए इतने ज़्यादा ले किए जाते हैं कि सर्वाइवरशिप इनका कम होता है। और इस बात की पॉसिबिलिटी बड़ी मुश्किल होती है कि ये जल्दी से किसी दूसरे होस्ट के अंदर पहुंचेंगे, लेकिन फिर भी आप देखिए कि नंबर ऑफ एग्स ज़्यादा होने की वजह से इस पॉसिबिलिटी को बढ़ा दिया जाता है, तभी ह्यूमन पॉपुलेशन में इतनी दूर तक ये इन्फेक्शन मौजूद होता है। लगभग हर बच्चे के अंदर जो है इन्फेक्शन मौजूद होती है, क्योंकि मिट्टी से खाने से, बच्चे मिट्टी में खेलते हैं तो सॉइल के अंदर जो अंडे हैं ये मौजूद रहते हैं, और ये एग्स जो हैं वो कितना, इनका बहुत लंबे समय यानी कि 5 ईयर्स तक ये मिट्टी के अंदर क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। ये अंडे मिट्टी में मौजूद होते हैं, तो वहाँ, और मिट्टी में कैसे पहुँचते हैं, ये हमारे फीसिस के थ्रू, हमारे फीकल मैटर के थ्रू ये मिट्टी में पहुँच जाते हैं, क्योंकि जो पैरासाइट है एस्केरिस वो हमारे इंटेस्टाइन में रहेगा, और इंटेस्टाइन में अंडे ले करती है, एग्स ले करती है फीमेल, और 20,000 से 2 लाख तक अंडे हर रोज़ ले करती है। तो फीसेस अगर ओपन डिफिकेशन है, आपने सुना है ना कि अभी ओपन डिफिकेशन जो है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने उसको इरेडिकेट करने के लिए कितना एफर्ट्स कराए हैं, जो टॉयलेट्स वगैरह बनाए जा रहे हैं, तो उसका कारण है कि इस तरह की बीमारियां ना फैलें। ये बड़ा ह्यूमन पॉपुलेशन के को डैमेज करने के लिए जो है वो काफ़ी रोल प्ले कर जाता है, कि आप देखिए कि कितना बड़ा सिस्टम इस डिज़ीज़ को एरेडिकेट करने में होता है। अब आप ये देखें कि जो बच्चे हैं जिनमें इन्फेक्शन होगा, उनकी ग्रोथ पे फ़र्क पड़ता है, मेंटल डेवलपमेंट पे फ़र्क पड़ता है, जब बॉडी में ज़्यादातर न्यूट्रिशन जो है ये वर्म्स जो है वो लेने लगते हैं, है ना। कई बार ऐसा होता है कि नंबर ऑफ वर्म जो, जैसे एस्केरिस की बात करूँ तो एक इंटेस्टाइन में 500 to 5,000 तक भी नंबर इंक्रीज कर जाता है। उस केस में इंटेस्टाइन पूरा ब्लॉक हो जाती है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, और ब्लॉक होने के साथ ही होता क्या है कि वो पर्सन की इवन डेथ भी हो सकती है। इवन ये जो वर्म्स हैं ये इंटेस्टाइन में छेद करके बॉडी कैविटी में जो है वो आ सकते हैं, बोर करके। तो इट हाउ मच इट इज़ डिफ़िकल्ट, और इट इज़ मीन डिज़ास्टर कॉजिंग। तो ये होता है। एज वेल एज कभी कभी क्या होता है कि जब ये बॉडी के अंदर ये सेटलमेंट लेता है पैरासाइट, तो इसका लार्वा जो है वो गलत ऑर्गन में चला जाए, फॉर एग्जांपल ब्रेन में चला जाए, ठीक है। तो वहाँ ये जब डेवलप होता है, ब्रेन में डेवलप होने लगा, तो वहाँ पे ये प्रॉब्लम कॉज करेगा, है ना, और एपिलेप्टिक फिट्स वगैरह और दुनिया भर की जो दूसरी कन्वर्जन्स और इस तरह की प्रॉब्लम्स आने लगते हैं। तो क्या है कि ये बहुत ही डेंजरस पैरासाइट्स हैं, और इन द पॉइंट ऑफ व्यू विद द डिजीज़ ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट जो है समझ में आते हैं। तो अभी बात कर रहा हूँ कि इनकी जो बॉडी प्लान है, मैंने कहा कि सर्वाइवरशिप लो है, इसलिए एग्स ज़्यादा ले करते हैं, और एग्स रेजिस्टेंट होते हैं इतने कि मिट्टी में 5 साल तक भी जिंदा रहते हैं। तो इन्फेक्शन जो है वो फूड के थ्रू, वाटर के थ्रू, और जो है डायरेक्ट जब हम नेल्स बड़े होते हैं तो वहाँ से हमारी बॉडी के अंदर भी ये जा सकते हैं। एज वेल एज ये पैर के टो के अंदर से भी कुछ पैरासाइट्स हैं, जो टो के नीचे थिन स्किन होती है, मिट्टी में बच्चे खेलते हैं, वहाँ से स्किन से बोर करके बॉडी में चले जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो अब आप देखिए कि ये पहला एनिमल ग्रुप होगा जहाँ पे ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान, यानी कंप्लीट गट है, एक तरफ माउथ और दूसरी तरफ एनएस है, और मैं इस तरह के प्लान को बॉल पेन बॉडी प्लान कहता हूँ, ठीक है। तो इनके अंदर ऐसा ही प्लान है जैसा आपके बॉडी, जैसे बॉल पेन के अंदर होता है, लाइक कि भाई ये जो पेन है इसमें बाहर ये बॉडी है और ये बीच में रिफिल देख रहे हैं, तो इट लुक लाइक जैसे इंटेस्टाइन का काम करे। तो इस तरह से इसको हम कहते हैं ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान। वन साइड देयर इज माउथ, अनदर देयर इज एनस, ठीक है। तो क्लियर हो गया। बॉडी सिस्टम्स में आप देखिए कि इसका जो न्यूट्रिशन है, ट्यूब विद इन ट्यूब प्लान तो मैंने बता दिया, बॉडी प्लान पे भी आ गए, और अब बॉडी सिस्टम्स पे देखें, न्यूट्रिशन पैरासिटिक है, ठीक है, पैरासिटिक है। ज़्यादातर जो पैरासिटिक केसेस हैं, अब मैं बात कर रहा हूँ जो फ्री लिविंग है उसमें पैरासिटिक केस नहीं है, वो तो फ्री लिविंग न्यूट्रिशन ले रहे हैं, और जो सैप है, ह्यूमन सेप्रोजोइक टाइप का न्यूट्रिशन भी हो सकता है उनमें, ठीक है। लेकिन हमारे केसेस में इंटेस्टाइन में ये होलोजोइक न्यूट्रिशन तो है, बट चूंकि ये पैरासाइट है तो पैरासिटिक केस है। ये एब्जॉर्ब कर रहे हैं अपने बकल कैविटी, अपने माउथ के थ्रू। एस्केरिस में जो है ट्राई रेडिएटेड माउथ होता है। ट्राई रेडिएटेड मतलब अगर आप देखेंगे
ट्राई रेडिएट माउथ, ये ट्रायंगल सा दिख रहा है, यहाँ पे लिप्स 1 2 3 लिप्स होते हैं उसमें स्कैरस के केस में, ठीक है। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं दीज आर लिप्स, और ये जो है माउथ। तो अलग अलग केसेस में कुछ में हुक्स मिल जाएंगे अटैचमेंट के लिए। एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल नाम का पैरासाइट है, आपके इंटेस्टाइन में रहता है। हुक जैसे माउथ पार्ट्स के थ्रू वो आपकी इंटेस्टाइन में पंक्चर करके रखता है और ब्लड सक करता है, ठीक है, एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल। और अगर उसका नंबर बढ़ जाए तो जो पेशेंट है उसको एनीमिया का प्रॉब्लम आने लगेगा, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इस तरह से है। खास कोई ग्लैंड्स जो है वो बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन इंटेस्टाइन में नहीं है, इंटेस्टाइन ऑलमोस्ट स्ट्रेट ट्यूब जैसा ही है, ठीक है। तो ऐसे सलाइवरी ग्लैंड और ये सब नहीं है। लेकिन हाँ, ये देखा जाता है कि एस्कैरिस को जो लिप्स होते हैं उनके ऊपर सेंसरी ऑर्गन्स, कीमोसेंसरी ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि टेस्ट वगैरह को पता करने के लिए प्रॉबेबली रहते होंगे। अब दूसरी बात है, रेस्पिरेशन जो है वो जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू गैसियस एक्सचेंज हो रहा है। अगर ये इनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, इंटेस्टाइन में रह रहे हैं, तो ये एनारोबिक रेस्पिरेशन को प्रेफर कर लेते हैं। दूसरी बात है कि जो इनका जो ऑर्गन है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन की बात करूं तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन जो है वो इनमें सिंगल एच शेप होता है, रेनेट सेल होती है। और यहां पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो नेमेटोड्स हैं, नेमेटोड्स के अंदर जो इनमें डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन होता है, वो एक जो ब्लास्टोमियर, एक सिंगल पूरी ब्लास्टोमियर पूरा एक ऑर्गन फॉर्म करती है, ठीक है। सिनोसाइटिक टाइप की कंडीशन है। अगर स्किन बन रहा है, एपिडर्मिस बन रही है, तो पूरी की पूरी एपिडर्मिस सिंगल सेल से बनती है, सिंकाइटियल एपिडर्मिस उसको कहा जाएगा, ठीक है। तो सिंकाइटियल या सिनोसाइटिक, ठीक है, याद रखेंगे। सिंगल सेल्ड कंडीशन यानी एक ही सेल जब पूरा ऑर्गन बना ले तो इस तरह की कंडीशन है। और मल्टी न्यूक्लिएटेड जो है वो सिस्टम हो जाता है, बट सेल सिंगल होता है। तो एच शेप रेनेट सेल जो है वो यहाँ पे एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, और सिंगल एक्सक्रीटरी ओपनिंग के साथ, यहाँ देख रहे हो बॉडी मैंने एस्कैरिस का मेल फीमेल बनाया हुआ है, यहाँ पे एक्सक्रीटरी पोर है, यहाँ पे एक्सक्रीटरी पोर है। तो एक्सक्रीटरी पोर यहाँ पूरा ऑर्गन इस एरिया तक फैला होगा, तो एक्सक्रीटरी पोर यहाँ पे ऊपर रिलीज होता है, और दे मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ द एक्सक्रीशन इज यूरिया, ठीक है, यूरिया रिलीज करते हैं। रेस्पिरेशन जनरल बॉडी सरफेस से हो गया। बॉडी जो कवर होती है वो एक रेजिस्टेंट क्यूटिकल से होती है, जो इसको चोट लगने से बचाएगा, एज वेल एज इसका जो ये रेजिस्टेंट करता है। जो जैसे अब एस्कैरिस की बात करूं तो एस्कैरिस फीड करता है काइम के ऊपर, ठीक है, एस्कैरिस फीड ऑन काइम, ठीक है। एस्कैरिस जो है वो काइम को खाता है, काइम फीड करता है। यानी काइम क्या है? वो फूड जो मिल्की वाइट पेस्ट है आपके इंटेस्टाइन से आपके ड्यूडेनम और जेजुनम तक पहुंच रहा है, तो दैट इज कॉल्ड एज काइम। ये काइम को फीड कर रहा है। और काइम जो है वो जब स्टमक से आता है तो उसमें एसिड होता है, HCl होता है। तो उस HCl का असर इसके क्यूटिकल के ऊपर नहीं होगा, और इस तरह से ये जो सिस्टम है, ये इसकी पूरी बॉडी जो है वो रेजिस्टेंट क्यूटिकल से कवर्ड है, ठीक है। इसका जो हाइपोडर्मिस है, यानी कि जिसको एपिडर्मिस भी कह सकते हो ऊपर, वो सिंकाइटियल है, ठीक है, वो सिंकाइटियल है। सिंकाइटियल मतलब मेड अप ऑफ सिंगल सेल। और इसी तरह लॉन्गिट्यूडनल मसल्स उसके नीचे होंगी 4 पैचेस में, यानी कि आप ये देखिए बॉडी को कट कर दिया मैंने, 4 नर्व कॉर्ड होते हैं खास नर्वस सिस्टम में आप देखोगे तो। और आप देखिए कि ये 4 पैचेस में 1 2 3 4 पैचेस में ये लॉन्गिट्यूडनल मसल्स के कट दिख रहे हैं, ठीक है। तो जो मसल्स हैं उनको लॉन्गिट्यूडनली ऐसे कट करके दिखता है, और लेंथ में ये इस तरह से होगी। तो ये पूरी मसल जो है 4 पैचेस में है, और 4 नर्व कॉर्ड्स हैं, बड़ी अलग बात है यहाँ पे। तो इस तरह से ये पूरी बॉडी जो है इसकी बॉडी वॉल फॉर्म होती है, ठीक है। और बॉडी कैविटी आपको मैंने बताई दी है कि भी ये स्यूडोसीलोम है। 4 नर्व कॉर्ड्स हैं किनारे पे, और सेंसरी ऑर्गन्स जो है वो जो कीमोसेंसरी ऑर्गन्स जो है वो माउथ के आसपास जेनाइटल पेपिला के फॉर्म में इस तरह से ये प्रेजेंट रहेंगे। अब एक चीज़ है कि जो नर्व कॉर्ड है ये तो 4 है। ब्रेन कैसा है? ब्रेन जो है रिंग लाइक हो जाएगा, ठीक है। गैंग्लियनिक ब्रेन है। जो गैंग्लिया होते हैं यानी कि नर्व के बंडल्स होते हैं वो प्रेजेंट रहेंगे। और ये जो जिस तरह नर्व कॉर्ड्स हैं, तो नर्व कॉर्ड्स के आगे जाके
इस तरह से बॉडी के चारों तरफ रिंग लाइक ब्रेन एंटीरियर पार्ट में फॉर्म करेगा बॉडी के अगले हिस्से में। रिप्रोडक्शन इनमें सेक्सुअल है और सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म मिलता है। लाइफ साइकिल डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो अगर लार्वा स्टेज की बात करूं तो लार्वा स्टेज ऑलमोस्ट जो है ऐसे ही दिखता है जैसे कि एडल्ट फॉर्म हो, बट साइज बहुत छोटा होगा इनका। और लार्वा स्टेजेस को L1, L2, L3 इस तरह से नाम दे सकते हैं। जैसे वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टाई में जो लार्वा है उसका नाम माइक्रोफाइलेरिया लार्वा होगा। अब एक और बात है, जो पैरासाइट होते हैं दे मे बी मोनोजेनेटिक और डाइजेनेटिक, ठीक है। मोनोजेनेटिक एंड डाइजेनेटिक। तो मोनोजेनेटिक पैरासाइट वो होता है विच इज डिपेंडेंट ऑन सिंगल होस्ट, मोनोजेनेटिक पैरासाइट सिंगल होस्ट पे होता है। जैसे कि हमारा सीधा एग्जाम्पल जो है वो एस्केरिस, इट इज मोनोजेनेटिक पैरासाइट। समझ लीजिए कि इसको इन्फेक्शन कॉज करने के लिए इन्फेक्शन डायरेक्ट होता है यहाँ पे, है ना। ये नहीं है कि बीच में मॉस्किटो चाहिए या कोई और ऑर्गेनिज्म चाहिए, हाउस फ्लाई चाहिए, ऐसा नहीं है। यहाँ पे सीधे क्या मोनोजेनेटिक पैरासाइट है, ठीक। तो मोनोजेनेटिक पैरासाइट एस्केरिस जैसे मोनोजेनेटिक पैरासाइट है। और इसी तरह एंटेरोबियस जो है ये मोनोजेनेटिक पैरासाइट रहेगा। डायरेक्टली सीट वर्म या पिन वर्म या चुन्ना इसको कहा जाता है। तो वो बच्चों के एनल पार्ट में अक्सर ये इनहैबिट करते हैं। एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल इंटेस्टाइन के अंदर रह रहा है। अच्छा, यहाँ पे डाइजेनेटिक पैरासाइट का एग्जाम्पल आपको वाउचेरिया बैंक्रॉफ्टाई, इट इज डाइजेनेटिक। और एज वेल एज ड्रैकनकुलस, इट इज लॉन्गेस्ट केस, है ना। लॉन्गेस्ट निमेटोड इज ड्रैकनकुलस मेडिनेंसिस। ये इसको एक पुराने नाम इसका है ब्लिस्टर वर्म, ठीक है। इसका इन्फेक्शन ह्यूमन स्पीशीज से अभी जो एटलीस्ट इंडिया में तो इसका इन्फेक्शन अब कोई मिलता नहीं है। लास्ट इन्फेक्शन 2002 में इसको ऑब्जर्व किया गया था। तो ये खास तौर से किसका, इसका प्राइमरी होस्ट ह्यूमन था और सेकेंडरी होस्ट साइक्लॉप्स, ठीक है। आर्थ्रोपोड है, साइक्लॉप्स क्रस्टेशिया है और साइक्लॉप्स को वाटर फ्ली कहते हैं, ठीक है। और ये हाइड्रा का फेवरेट फूड भी होता है, ये भी याद रखिएगा। तो ये जो है साइक्लॉप्स सेकेंडरी होस्ट होता था और इसको ब्लिस्टर वर्म भी कहते हैं और ड्रैगन वर्म भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो रेफर्ड एज ड्रैगन वर्म। बट अब ह्यूमन बॉडी में इसका इन्फेक्शन मिलता नहीं है, ठीक है। तो फिलहाल जो है इरेडिकेटेड है, कोई नया केस मिला नहीं है इसका। एंकाइलोस्टोमा ड्यूडेनेल ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में ड्यूडेनम में मिल रहा है। तो यहाँ मैं डाइजेनेटिक पैरासाइट की बात कर रहा था। तो वाउचेरिया और ड्रैकनकुलस जो है वो यहाँ पे कैसे पैरासाइट हैं, डाइजेनेटिक पैरासाइट हैं, ठीक है। वाउचेरिया जो है मॉस्किटोस के थ्रू, क्यूलेक्स मॉस्किटोस के थ्रू ये एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसमिट होता है। और वाउचेरिया जो है ये ब्लॉक कर देते हैं, ये क्या ब्लॉक कर देते हैं, ये ब्लॉक कर देते हैं लिम्फ वेसल्स। इसकी वजह से बॉडी में उस ऑर्गन में लिम्फ इकट्ठा हो जाएगा और ऑर्गन का साइज स्वेल करना शुरू कर जाता है। एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज, इसको एक नाम मैं दे देता हूं, नाम आप लोग पढ़ेंगे, फाइलेरियसिस। द डिजीज इज कॉल्ड एज दिस कॉज फाइलेरियसिस, एग्जैक्टली फाइलेरियसिस या एलिफेंटाइसिस हो जाएगा इन्फेक्शन। और इसको फाइलेरिया वर्म कहा जा रहा है, ठीक है। और अगर ये इन्फेक्शन हो जाता है और लिम्फ वेसल्स ब्लॉक होकर साइज इंक्रीज होने लगता है तो वो एक तरह से इरिवर्सिबल केस जो है वो माना जाएगा, ठीक है। वो नॉन ट्रीटेबल होता है, शुरू में ट्रीट कर सकते हैं, बट वंस इट इज परसिस्टिंग तो कंडीशन जो है वो खतरनाक हो जाने वाली है, ठीक है। ऑर्गन्स के साइज जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो अभी ये चीज़ है फाइलेरियसिस। तो ये कुछ मैंने आपको इन्फेक्शन कॉजिंग केसेस मैंने आपको बता दिए। लाइफ साइकिल डायरेक्ट इनडायरेक्ट होगी। अब एक चीज़ यहाँ थोड़ा सा मैं बता दूं, जो एस्केरिस होता है उसकी इन्फेक्शन आपके बॉडी में पहुँचती है। और बॉडी में पहुँचेगी कैसे कि जब एम्ब्रियोनेटेड एग, ठीक है, एम्ब्रियोनेटेड एग्स जिनको मैमीलिएटेड एग्स भी कहा जाएगा।
इंजेस्टेड बाय ह्यूमंस और ह्यूमन इंटेस्टाइन में लार्वा स्टेज जो है वो पहुंच रहा है। सबसे पहले हम ये देखें कि मोटे तौर पे जो इसकी लाइफ साइकिल है, तो जो लार्वा स्टेज है, जो मैमिलिएटेड एग है, फर्स्ट लार्वा कंटेनिंग जो एग होता है वो ह्यूमन इंटेस्टाइन में पहुंचता है। वहाँ पे जैसे ही ये बाहर निकलेगा तो इसकी जो सेकंड जो स्टेज है वो बाहर निकल आती है। तो अभी इंटेस्टाइन से लार्वा कहाँ पहुंचते हैं? इंटेस्टाइन से लार्वा पहुंचता है लिवर में। लिवर से मूव करते हुए जो है वो पहुंच जाएगा हार्ट में, और हार्ट से पहुंचेगा लंग्स में। लंग्स में इसकी मोल्टिंग शुरू होती है, इसकी कवरिंग उतरना शुरू हो जाएगी, मोल्टिंग होगी और ये टर्न्स इनटू नेक्स्ट स्टेज। और उसके बाद लंग से ये ट्रेकिया में मूव करता है, और ट्रेकिया से कभी कभी क्या होता है कि ये गलती से ये जो माइग्रेशन है, अभी आपने देखा कि सबसे पहले इंटेस्टाइन से लंग्स तक पहुंचे, तो ये हुआ प्राइमरी माइग्रेशन, ठीक है। और लंग्स से अब आगे चलेगा तो ट्रेकिया में जाएगा, ट्रेकिया से ईसोफेगस, और ईसोफेगस से स्टमक, स्टमक से इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, वहीं जाके सेटल होता है। तो दिस इज नोन एज सेकेंडरी माइग्रेशन। कभी कभी क्या होता है कि जो जब ट्रेकिया से मूव कर रहा है, लंग से मूव कर रहा है, तो इट में मूव टू डिफरेंट ऑर्गन, और जो लार्वा है इट में सेटल इन द डिफरेंट ऑर्गन। लंग्स की बजाय सेटल होने के, लंग्स में जाने की बजाय किसी और ऑर्गन में डायरेक्टली पहुंचेगा, या फिर मूवमेंट के दौरान ये दूसरे ऑर्गन में पहुंच जाएगा, लाइक ब्रेन में पहुंच गया। तो ब्रेन में पहुंचने पे चाहे वो प्लेटी हेलमिंथ का लार्वा था, चाहे इसका लार्वा है, ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि जो अनयूजुअल ऑर्गन में कोई भी ये लार्वा पहुंचेंगे तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? उस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे एबरेंट माइग्रेशन। क्या कहेंगे हम उसको? एबरेंट माइग्रेशन, ठीक है। तो यहाँ सिर्फ फाइलम में इतना डिटेल में इसका लाइफ साइकिल नहीं है, तो मैंने मैसेज आपको बता दिया, इसका पैसेज डिस्कस कर लिया है कि भाई किस तरीके से। तो इस पूरे डिटेल में आपको एक चीज़ याद रखनी है, इस मैसेज में याद रखनी है कि भाई सबसे पहले इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से लंग्स, और लंग्स से वापस इंटेस्टाइन में जाना है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा डिस्कशन इसमें। अब सीक्वेंस क्या होगी? सबसे पहले लिवर में जाते हैं, जैसे जैसे ब्लड सप्लाई है हेपेटिक पोर्टल सिस्टम की मदद से इंटेस्टाइन से लिवर में गए, और लिवर से ब्लड जो है वो हार्ट में रिसीव होगा, और हार्ट से लंग्स में जाएगा, और लंग्स में स्टोर होंगे ये लार्वा, और उसके बाद ट्रेकिया में मूव करेंगे। और अक्सर जो मूवमेंट होती है ये रात को होती है, ठीक है, जब हम सोने वाली स्टेट में इनएक्टिव होते हैं, तब ये, चूंकि हॉरिजॉन्टल भी हम लोग लेटे होते हैं उस वक्त, तो जो लार्वा है उसको एंटी ग्रेविटी वर्क नहीं करना पड़ता है। देखिए पूरा स्ट्रेटजी है इनकी। और वहाँ पे पहुँचने के बाद ये जो है, तब ये आराम से हमारे ईसोफेगस से होते चले जाते हैं। कभी कभी नेजल चैम्बर में चले जाएंगे, गलत होगा, वहाँ से ब्रेन की तरफ ये मूव कर सकते हैं। लेकिन जो है अक्सर बच्चों में देखेंगे क्लिटरिंग ऑफ टीथ, रात को दांत किटकिटाते हैं, और दूसरा सलाइवेशन मुंह से होता रहता है जब रात को। तो ये सिम्टम है कुछ कि भाई ये बच्चे को जो है इन्फेक्शन इस चीज़ का हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ और बता दूं, ये इन्फेक्शन या तो बच्चों में ज़्यादा मिलेगा या लेडीज़ में, क्योंकि नेल्स कई बार लंबे रखने की आदत होती है, और वो अगर उनमें एग स्ट्रैप हो गए तो ये नुकसानदायक होगा। अब बात करता हूँ कि अगर स्कैरिस के इन्फेक्शंस हैं तो उनमें कोई फेमस कोई ट्रीटमेंट्स हैं, जैसे चीनोपोडियम ऑयल अक्सर एग्जाम में पूछा जाने वाला केस था पहले, अभी भी जो है ये क्वेश्चन आ जाता है चीनोपोडियम ऑयल, ठीक है। तो एस्केरिस जो है उसका ट्रीटमेंट जो है वो इसके चीनोपोडियम ऑयल से, एल्कोपार, जेंटेल और एल्बेंडाजोल, ये इस तरह के मेडिसिन हैं इसके लिए। और दूसरी बात ये है कि एक पिप्राजीन नाम का सॉल्ट है जो एनिमल नेमेटोड्स, एनिमल्स की बॉडी में भी हो जाते हैं, तो वहाँ उसको ट्रीट करने के लिए एल्बेंडाजोल जो पिप्राजीन जो है वो कॉमनली यूज़ होते रहे। तो एंटी नेमेटोड जो है पिप्राजीन भी अच्छा एक सॉल्ट है, ठीक है। तो अभी आप देख रहे हो कि जो मेल है, यहाँ पे मेल फीमेल का जो डाइमॉर्फिज्म है एस्केरिस का, वो भी दिखा दूँ आपको किस तरह से है। तो मेल में आप देखते हो कि बॉडी जो है लास्ट में कॉइल्ड है, और ये शॉर्टर भी है, ठीक है। जो फीमेल है 25 से 30 सेंटीमीटर का होगा, और ये 15 to 20 सेंटीमीटर होगा। जो मेल होता है उसमें एनस अलग नहीं है, उसमें जेनाइटल अपरेटस और एनस जो है वो सिंगल ओपनिंग में खुल रहा है।
तो दिस केस इज कॉल्ड एज कि भाई ये क्लोएका है। जब भी आप ये समझो कि किसी ऐसे कॉमन चैम्बर में एक तो डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम या जेनाइटल सिस्टम या इनमें से कोई दो जब एक साथ ओपन करते हैं तो दैट अपर्चर इज कॉल्ड एज क्लोएका। जैसे आगे भी आप पढ़ेंगे क्लोएका के बारे में, तो पहली बार आया है, मैंने आपको बता दिया। क्लोएका से बाहर मतलब अगर मैं मेल की बॉडी को पीछे से देखूं, मतलब इस पार्ट को मैं सीधे करके देख रहा हूं, तो दिस इज क्लोएका। क्लोएका से दो ये कांटे बाहर निकल रहे हैं, तो दिस इज क्लोएका और ये कांटे बाहर निकल रहे हैं। ये फीमेल के साथ कॉपुलेट करने में हेल्प करते हैं। ये पीनियल सीटी हैं, ठीक है, या क्लोइकल सीटी इनको कह देते हैं। क्लोएका के पहले यहां पे आप देखोगे 50 के आसपास प्री क्लोइकल पेपिला, यहां इसके पहले ऐसे गोल गोल छोटे छोटे 50 प्री क्लोइकल पेपिला और यहां लास्ट में पोस्ट क्लोइकल पेपिला, ठीक है। 5 पेयर पोस्ट क्लोइकल पेपिला जो है यहां पे मिल रहे होते हैं, ठीक है। ये पेपिला अटैचमेंट के लिए काम में आएंगे। ये पूरा का पूरा एक सिस्टम यहाँ पे आप देख रहे हो कि इस तरह मेल में दिख रहा है आपको। एनस कहीं नहीं दिख रहा है, क्लोएका दिख रहा है। यहाँ जो एक्सक्रीटरी पोर है वो माउथ के बिल्कुल थोड़ा पीछे वेंट्रल, दिस इज द वेंट्रल सरफेस इस साइड में, और अपोजिट साइड में डोर्सल सरफेस। वेंट्रल साइड पे एक्सक्रीटरी पोर खुलता है, सारे पोर्स जो है वो वेंट्रल साइड पे खुलते हैं। अब फीमेल में देख लीजिए, यहाँ पे एक्सक्रीटरी पोर अलग है और एनस अलग है, ठीक है, और एक जो है जेनाइटल पोर है। ये जेनाइटल पोर होगा। तो जेनाइटल पोर जो है एग्स रिलीज करने के लिए है। और यहां पे आप देख रहे हो कि जो ऑर्गन होते हैं ना इनके, टेस्टिस या ओवरीज जो हैं वो पूरे थ्रेड लाइक होते हैं, मतलब इस तरह से होते हैं। ये पीछे जो है आप देख रहे हो कि ये इस तरह आगे पूरा ये थ्रेड लाइक होते हैं। तो हमारे केस की तरह नहीं है कि जो ह्यूमंस में या मैमल्स में राउंडेड ऑर्गन्स हैं, यहाँ पे ये थ्रेड लाइक है। तो टेस्टिस या ओवरी थ्रेड लाइक है। फीमेल के अंदर देयर आर 2 ओवरीज 2 यूट्राई, तो हम इनको डाइडेल्फिक कहते हैं। मेल के केस में सिंगल टेस्टिस है और इस चीज को हम कहते हैं कि भी ये क्या है, ये जो है मोनोडेल्फिक है। और जो एस्केरिस है उसके स्पर्म्स जो होते हैं विदाउट टेल होते हैं, बिना टेल वाला स्पर्म है। इट लुक लाइक दिस। इसमें एक फुट है जो कि अमीबॉइड मूवमेंट शो करने के लिए करेगा। तो ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो टेल इसके अंदर एब्सेंट है, विदाउट टेल स्पर्म है, ठीक है। तो जो कॉपुलेशन होता है, अब एक चीज और है, अगर किसी बॉडी में, किसी ह्यूमन बॉडी में अगर मेल या फीमेल अकेला हो तो उससे इन्फेक्शन आगे नहीं फैलेगा, क्योंकि एग्स जो है फर्टिलाइज नहीं होंगे, समझ रहे हैं। तो इस तरह से है। और जहां तक लाइफ की बात है तो इसकी जो लाइफ है 1 to 2 ईयर्स तक इसकी जो है लाइफ एक एस्केरिस की होती है ह्यूमन बॉडी में, और मरने के बाद बॉडी से फीसिस के साथ में बॉडी से निकल जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से जो पूरा हमने फाइलम निमेटोडा या निमेटहेलमिंथ पढ़ा। क्लासिफिकेशन की बात कहूँ तो इसका कोई खास क्लासिफिकेशन नहीं है। 2 क्लासेस में हम इनको डिफाइन करते हैं वैसे निमेटोड्स को, और वो इनकेस सेंसरी ऑर्गन के हिसाब से होता है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, इसकी जो 2 क्लासेस हैं, एक तो इसको बोला जाएगा एफेजमिडा और दूसरा, काफी कम मेंबर एफेजमिडा में आते हैं। फेजमिडा एक्चुअली सेंसरी ऑर्गन्स हैं, जिसमें नहीं है उनको एफेजमिडा बोलेंगे, और जिसमें है उसको फेजमिडा बोलेंगे। तो जितने केस मैंने आपको पढ़े ये सारे फेजमिडा का केस है, ठीक है। तो नेमेटोडा असल में देखा जाए तो नेमेटोडा इज अ क्लास, तो वो इतना बड़ा क्लास है कि लगभग पूरे फाइलम को ही कवर करके रखता है, इसलिए इसको पैरेलल टर्म हम नेमेटोडा यूज कर लेते हैं। अदरवाइज रियली फाइलम इज नेमेटहेलमिंथ या एस्केहेलमिंथ, ओके। तो आई थिंक आपको लगभग ये पूरे प्रोफाइल्स इसके समझ में आ गए हैं, और बुक में चूंकि काफ़ी कम दिया हुआ है इसमें एनसीईआरटी के अंदर, तो ये जो मैंने आपको पूरा बताया है, ये पूरा नीट के प्रोफाइल के लिए आपको
+2 तक की जो इन्फॉर्मेशन है वो भी इसमें इंक्लूडेड है। इसमें डिजीज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो इस पूरे को रिवाइज़ करिए और जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनको करने की, एक एक पॉइंट जब क्लियर करेंगे तो आपको वो क्वेश्चंस भी जो है वो क्लियर हो जाएंगे साथ में, ठीक है। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे भेजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके।